Let's start. Waited for sufficient time. करीबन 10 मिनट हमने आज वेट किया है. ये वेटिंग टाइम बस आज है. आज और कल हमारा सैलरी का सेशन है. परसों हमारी कोई क्लास नहीं हो पाएगी. 30 से लेके 6 तारीख तक, 30 से लेके 5 तारीख तक कोई क्लास नहीं हो पाएगी. 6 से हम लोग वापस से रीजनोवेट करेंगे पीजीबीपी के लिए. तो हम लोग की पूरी कोशिश है कि आज और कल में हमारा सैलरी वाला पोर्शन फिनिश हो जाए. बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है. आज का सेशन जितनी टाइम बची उतना ही है. 9 बजे से आप लोग को पता है नेक्स्ट क्लास रहती है. हो सकता है दरकार पड़ी तो कल अपने बड़ा सेशन ले लेंगे और सैलरी अपने फिनिश कर लेंगे. सबको क्लियर है? एनी हाउ कल जाने से पहले सैलरी पूरी फिनिश करनी है, ये टारगेट है. तो कल की शेड्यूल एक बार आप जरूर से व्हाट्सएप पे चेक कर लेना कि कल की टाइमिंग क्या चेंज हुई है. और ऑब्वियसली 1 घंटे में होना नहीं है, आज का थोड़ा मुश्किल है. और फिर इस 7 दिन को आप टाइम एकदम मत खराब करना. टच के रेगुलर टच के लिए ही हम लोग ने सेशन लाया है. तो टच के रेगुलर टच के लिए इन 7 दिन में आप इन वापस से सारे टॉपिक्स को 5-5 मिनट ही सही, 10-10 मिनट ही सही देख लेना. और उसके बाद और बीच में पीजीबीपी और कैपिटल गेन को भी एक ब्रश अप कर देना, क्योंकि बिना ब्रश किए तो कैपिटल गेन और पीजीबीपी जैसे टॉपिक्स फास्ट मोड में समझ में नहीं आते. पीजीबीपी टफ टॉपिक नहीं है, परंतु पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स कम्युनिटी में वो एक हुआ है. इसलिए पहले से बोल देता हूँ, एक ब्रश कर लेना पीजीबीपी का और कैपिटल गेन. कैपिटल गेन में इस साल इतना अमेंडमेंट आया है ना कि कैपिटल गेन को टॉपिक को एक बार प्यार से देखना चाहिए. ठीक है, वो 23 के पहले और 23 काफी चेंजेस आए हैं, तो एक बार कैपिटल गेन टॉपिक को ढंग से देख लेना चाहिए. तो आने वाले 5-6 डेज जो आपके पास ब्रेक है ना, वो लिटरली ब्रेक नहीं है, एक टाइम है फॉर सेल्फ स्टडी. नहीं तो सोचो ना, मैं आपको पीजीबीपी रनिंग मोड में पढ़ा रहा हूँ और आपको पीजीबीपी याद ही नहीं आ रहा है. वी हैव नोटिस सो मेनी टाइम्स, जब मैंने 48 का रेफरेंस दिया म्युनिसिपल टैक्स के साथ, तो यू आर फीलिंग आउट ऑफ द बॉक्स. ये क्या हो रहा है, ये कहाँ है? तो वैसी प्रॉब्लम पीजीबीपी के रिकैप में ना आए. पीजीबीपी यदि आपको कोई संभाल सकता है ना, तो सिर्फ रिकैप. और रिकैप आपको समझ में आए इसके लिए जरूरी है कि आप एक बार पढ़ लो. तो मैंने कई बार आपको बता दिया, शुड नॉट रिपीट सो मेनी टाइम्स. पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन अच्छे से ब्रश कर लेना. उसके बाद अपने 6 तारीख से पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन ये 2 महान टॉपिक उठाएंगे. ठीक है बहुत इजी टॉपिक, इसमें कोई दो राय नहीं है. लेट्स स्टार्ट टुगेदर. माय रिकॉर्डिंग इज गोइंग टू बी ऑन. या इट्स ऑन. सैलरी टॉपिक बहुत ही वाइटल है इंटरमीडिएट के एग्जाम्स के लिए. और ये टॉपिक कई बार फाइनल के पेपर में जलवा दिखा देता है. यानी ये टॉपिक आपको ऐसे पढ़ना है जैसे आपको ये लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देता रहे. फाइनल के क्लासेस में सैलरी टॉपिक पढ़ाना कोई पसंद नहीं करता. पढ़ाएगा भी तो 1 क्लास 2 क्लास में बस एक बार रिकैप करा के छोड़ देना. सिर्फ इंटरमीडिएट ही एक ऐसी क्लास है जहाँ पे पीजीबीपी 10-11 क्लास दे के बड़े ही शिद्दत के साथ पढ़ाया जाता है. फाइनल में इतनी शिद्दत से कोई नहीं पढ़ाएगा. फाइनल में आ सकता है, इसलिए अभी आपको सैलरी मेरे साथ बड़े शिद्दत के साथ रिवीजन करना चाहिए. ठीक है, ये थंब इम्प्रेशन जो है ना, वो बहुत वाइटल है, उसको जरूर यूज करना. यदि आपको कहीं लगे कि यू नीड अ रिवीजन, तो सॉर्ट ऑफ कुछ नोट करना, मतलब कुछ रिमार्क देना कि यू नीड फिर से बोलिए वाला सॉर्ट ऑफ. ठीक है, और आपको पता है सैलरी बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा इजी. तो लेट्स स्टार्ट. Salary means any payment by employer to employee for services. कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई भी पेमेंट करे, इट शैल बी ट्रीटेड एज सैलरी. बस इकलौती कंडीशन है, पेमेंट मस्ट बी मेड बाय एम्प्लॉयर
इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर की हैसियत से अपने एम्प्लॉय को जो भी पेमेंट करे दैट विल बी ट्रीटेड एज सैलरी. क्वेश्चन अराइज, व्हाट डू यू मीन बाय जो भी पेमेंट करे? तो जो भी पेमेंट करे मतलब पेमेंट में बी इन कैश, पेमेंट में बी इन काइंड, पेमेंट में बी कॉन्ट्रैक्चुअल, पेमेंट में बी वॉलंटरी. Whatever nature of payment has been made by employer to employee shall be treated as salary. So here the big question is, what do you mean by employer and what do you mean by employee? So employer and employee is the name of the relationship. When the payer is having the power to control and supervise pay on day-to-day basis, then it is called payer is employer and pay is employee. I repeat, when the payer is having the power to control and supervise pay on day-to-day basis, then the payer is called employer and pay is called employee. To be noted, मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप टाइप का रिलेशनशिप होना चाहिए एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय में. देयर आर ब्रॉडली मतलब पॉपुलरली 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप आते हैं. आप जो रिलेशनशिप समझते हो वो रिलेशनशिप यहाँ पे बात नहीं हो रही है. ब्रॉडली देयर आर 3 टाइप ऑफ कमर्शियल रिलेशनशिप्स आते हैं. नंबर 1 मास्टर एंड सर्वेंट, number 2 principal and principal, and number 3 principal and agent. एक पार्टनर और फर्म में प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप है. एक कंसाइनर कंसाइनी में प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप है. आप और मेरे बीच में प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप है. आप भी अपनी मर्जी के मालिक हो, मैं भी अपने मर्जी के मालिक हूँ. दोनों अपने अपनी जगह सही है. दोनों कोई किसी के बेहाफ में, कोई किसी के लिए काम नहीं कर रहा, सब अपने अपने लिए काम कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप. एंड मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय में होता है, जहां पे पेयर के पास पावर है टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज पे. यहां तक सारी बातें क्लियर. आगे बात करें. कोई भी पेमेंट हो सकता है, कॉन्ट्रेक्चुअल, वॉलंटरी. इवन द वॉलंटरी पेमेंट शैल बी ट्रीटेड एज सैलरी. आपने जॉब ज्वाइन किया था 40,000 के लिए, बॉस आपको खुश होकर 50,000 दे रहा है. ये जो 10,000 एक्स्ट्रा दे रहा है बॉस, ये भी सैलरी है. लेकिन ध्यान रखिए ना, नॉर्मली वॉलंटरी पेमेंट इज ट्रीटेड एज परक्विजिट. यदि आपने सैलरी के सम में कोई सम आ जाए, ये कोई वॉलंटरी पेमेंट मिला है, कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं था, बॉस ने अभी दे दिया, तो दैट शैल बी ट्रीटेड एज परक्विजिट. इसलिए ध्यान देना, जब बोनस के रूप में मिलती है, कॉन्ट्रैक्चुअल बोनस मिलती है, तो वो बोनस हेड में टैक्सेबल होती है. लेकिन वही बोनस यदि वॉलंटरी बोनस है, बॉस ने खुश होकर दे दिया, ले यस सर, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज परक्विजिट. बात क्लियर. ओके. सैलरी यदि एम्प्लॉय फोरगोन कर दे, एम्प्लॉयर उसको सैलरी दे रहा है, अब एम्प्लॉय का तेवर देखो, बोलता है नहीं नहीं सर अभी कंपनी लॉस में है, रखिए ऐसे ही, जब कंपनी प्रॉफिट में आएगी तब लेंगे. ऐसा भी एम्प्लॉय हो सकता है भाई. तो यदि ऐसा कोई एम्प्लॉय है जो कंपनी जॉब पैसा दे रही है लेकिन ले नहीं रहा है, स्टिल इट विल बी ट्रीटेड एज सैलरी. देखो इनकम टैक्स वालों की बदमाशी है. वो बोलते हैं यार तू छोड़ रहा है, मैं नहीं छोड़ सकता. Still salary will be taxable in the hands of employee. लेकिन यदि एम्प्लॉय सैलरी लेके सेंट्रल गवर्नमेंट सरेंडर ऑफ सैलरी फंड में कंट्रीब्यूट कर देता है. सोचो, गवर्नमेंट ने एक फंड बना रहा है कि भैया जिन जिन को सैलरी नहीं चाहिए लेके प्लीज हमें दे दो. तो ऐसा एक एक्ट बना रहा है गवर्नमेंट ने, सेक्शन 3 में उसके सरेंडर के प्रोविजंस है. तो यदि एम्प्लॉय बॉस से सैलरी लेके सेंट्रल गवर्नमेंट सरेंडर ऑफ सैलरी फंड में कंट्रीब्यूशन कर देता है, इन दैट केस इट विल नॉट बी टैक्सेबल. भैया इन दैट केस कैसे टैक्सेबल हो सकता है? जब पूरा का पूरा सैलरी आपको दे दिया, गवर्नमेंट को दे दिया, तो टैक्स किस बात का? लेकिन यदि बॉस आपको सैलरी दे रहा, आप ले नहीं रहे हो, तो इट विल बी टैक्सेबल एज सैलरी. ठीक है. सैलरी आपको एक एम्प्लॉयर से मिले या कई एम्प्लॉयर से मिले, सब कंपाइल होके एक साथ टैक्सेबल. जैसे आप 2 एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हो और दोनों एम्प्लॉयर आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दे रहे हैं. ठीक है. एक एम्प्लॉयर आपको 500 चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, दूसरा एम्प्लॉयर आपको 500 चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दे रहा है. तो 500 1000 रुपए हो जाए, तो इन दोनों को मर्ज करके फिर एक साथ डिडक्शंस हो जाएगा. बस सपोज आपके एक ही बच्चा है, तो फिर 1000 माइनस 100, 900 रुपए विल बी टैक्स. ऐसा नहीं कि 500 में भी 100 और 500 में भी 100, ऐसा नहीं होगा. पहले सारी सैलरी कंपाइल होगी एंड देयर आफ्टर सैलरी विल बी कंप्यूटेड. ध्यान रखिएगा, पेमेंट मस्ट बी मेड बाय एम्प्लॉयर इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयर. अब आपकी शादी हो रही है और आज एम्प्लॉयर आया है, ऐसा मतलब एम्प्लॉयर आया, आपने सबको बुलाया, तो एम्प्लॉयर को भी बुलाया. सब ने अपनी अपनी तरफ से कुछ एनवेलप दिए. कुछ आपके फालतू दोस्त है जो 100 रुपए का एनवेलप दे दिए, कुछ आपके ऐसे भी दोस्त है जो ब्लैंक एनवेलप दे दिए.
कुछ जेन्युइन फ्रेंड भी है। एम्प्लॉयर ने अपनी तरफ से लाइक 51,000 रुपीज का एनवेलप बनाया और आपको कैश दिया, तो दिस इज गिफ्ट। गिफ्ट। अब आपके मन में डाउट आएगा कि ये गिफ्ट में ऑन मैरिज मानूं कि गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर मानूं। यदि गिफ्ट ऑन मैरिज मानूं तो 50,000 तक एग्जेम्प्टेड है। सॉरी, बॉस ने 51,000 का एनवेलप नहीं दिया, 50,000 का एनवेलप दिया। अब यदि आप इसको गिफ्ट ऑन मैरिज माने तब तो एग्जेम्प्टेड है, और यदि गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर माने तो 5,000 तक एग्जेम्प्टेड, 45,000 टैक्सेबल। अब आपके मन में डाउट है, यार ये क्या दिया, इसको मैं क्या मानूं, गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर या गिफ्ट ऑन मैरिज? तो भाई साहब, इसमें आपको पहले तो सैलरी हेड में जाना पड़ेगा। अदर सोर्सेस का करेक्टर है, जब किसी हेड में नहीं जाता तो उधर जाता है, तो आपको पहले तो सैलरी हेड में जाना पड़ेगा। तो सैलरी हेड में जाके पूछिए, हे एम्प्लॉयर, क्या तुमने मुझे एम्प्लॉयर की हैसियत से गिफ्ट दिया कि गेस्ट की हैसियत से गिफ्ट दिया? तो ऑब्वियसली वहां पे जब एम्प्लॉयर आया था तो क्या एम्प्लॉयर की हैसियत से आया था कि वन ऑफ द गेस्ट की हैसियत से आया था? ऑब्वियसली वन ऑफ द गेस्ट की हैसियत से आया था। तो दिस शैल बी ट्रीटेड एज गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर बट नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयर, and therefore this cannot be taxed as salary. This will be taxable as income from other sources. And income from other sources में 50,000 तक का गिफ्ट एग्जेम्प्ट, मैरिज गिफ्ट एग्जेम्प्टेड है, तो फिर ये पूरा का पूरा आपके हाथ में एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। बात क्लियर? बात क्लियर? तो पेमेंट मस्ट बी मेड बाय एम्प्लॉयर इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयर। ये बात सबको पहले से ही पता था क्या? नाइस, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़े अपने, अब अपने आगे बढ़े तो होता है कि कुछ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के मैं रिलेशनशिप आपसे पूछ लेता हूं, आप बताना क्या वो सैलरी हेड में जाएगा कि नहीं जाएगा। जैसे हाई कोर्ट के जजेस को जब पेमेंट मिलता है तो वो सैलरी हेड में जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट इज द एम्प्लॉय, हाई कोर्ट का जज इज द एम्प्लॉय। नंबर 2, यदि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कोई सैलरी मिलती है तो क्या वो सैलरी हेड में जाएगा क्या? तो आंसर इज नो। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमपी एंड एमएलए are not treated as employee, and that will be taxable as income from other sources. आगे बढ़े, पार्टनर को यदि सैलरी मिले तो पार्टनर की सैलरी नहीं मानी जाती भाई साहब, पार्टनर की सैलरी मानी जाती है पीजीबीपी, क्योंकि पार्टनर और फर्म में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, उनमें तो प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप है। ठीक है, एमडी को सैलरी मिले तो, यदि रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने मुकेश अंबानी को सैलरी देती है तो आंसर इज यस, इट इज ट्रीटेड एज सैलरी, क्योंकि एमडी चाहे कितना ही बड़ा शेयर होल्डर क्यों ना हो जाए, वो एम्प्लॉय ही होगा। बात क्लियर? डायरेक्टर को सैलरी मिल जाए तो, या डायरेक्टर को कोई रेम्यूनरेशन मिल जाए तो, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स को पेमेंट मिले तो भाई हम लोग ये पूछेंगे, भाई साहब वो डायरेक्टर जो है वो होल टाइम डायरेक्टर है कि पार्ट टाइम डायरेक्टर है? यदि वो होल टाइम डायरेक्टर है तब तो उसको जो पेमेंट मिल रहा है दैट शैल बी ट्रीटेड एज सैलरी, बिकॉज होल टाइम डायरेक्टर इज एम्प्लॉय कम डायरेक्टर। लेकिन यदि वो पार्ट टाइम डायरेक्टर है तो फिर उसको जो भी पेमेंट मिलता है दैट कैन नॉट बी टैक्स्ड एज सैलरी, बिकॉज पार्ट टाइम डायरेक्टर इज नॉट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो पार्ट टाइम डायरेक्टर को जो भी फीस मिलती है दैट इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, लेकिन होल टाइम डायरेक्टर को जो भी पेमेंट मिलता है दैट शैल बी ट्रीटेड एज सैलरी। बात क्लियर? सैलरी एंड वेजेस में इनकम टैक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, wages and salary both will be taxable as salary, overtime payment will be taxable as salary। ठीक है, अब आइए हमारी पिक्चर शुरू होती है सैलरी तेरे कितने नाम, और इसमें हम लोग एक एक करके सैलरी के नाम लेंगे और उसका टैक्स ट्रीटमेंट लेंगे। सबसे पहले नाम आता है बेसिक सैलरी, एंड बेसिक सैलरी इज फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, मैं इन सबको पलट ही नहीं रहा हूँ यार, क्योंकि यहाँ तक तो तुम्हें पता है क्या अंडरलाइन करूँ, ठीक है ना, तो इस वजह से मैं ही कर देता हूँ बंद। तो बेसिक सैलरी इज फुल्ली टैक्सेबल। बेसिक सैलरी में क्या होता है ना, कई बार पे स्केल दे देता है, अभी बंद किया अभी काम आते हैं। बेसिक सैलरी में क्या होता है, पे स्केल होता है। पे स्केल में आपको कई बार बेसिक सैलरी ऐसे दे दी जाती है, ऐसे दे दी जाती है 10,000, 5,000, 25,000, 10,000, 65,000। ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी ज्वाइनिंग के समय सैलरी है 10,000, हर साल इंक्रीमेंट होता रहेगा 5,000, ये 5,000 एनुअल इंक्रीमेंट का कल्चर चलता रहेगा जब तक आपकी सैलरी 25,000 नहीं हो जाती। एक बार आपकी सैलरी 25,000 हो गई तो उसके बाद आपका इंक्रीमेंट भी महीने का 5,000 की जगह 10,000 का इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा।
और उसके बाद ये 25,000 का इंक्रीमेंट के बाद ये सैलरी चलती रहेगी जब तक आपकी सैलरी 65,000 तक नहीं पहुंच जाती। ठीक है, यानी सपोज आपने सर्विस ज्वाइन की है 1/7/23 को, तो 1/7/23 के दिन आपकी सैलरी हुई थी 10,000, 1/7/24 को हो जाएगी 15,000, 1/7/25 को हो जाएगी 20,000, 1/7/26 को हो जाएगी 25,000 और 1/7/27 को हो जाएगी एज यू नो 35,000। सब साथ में। ये हमने आपको पे स्केल बता दिया। पे स्केल बहुत काम आता है जब आपको सैलरी निकालनी रहती है, और जब भी कोई रनिंग के बीच में पे स्केल आ जाता है ना, मतलब समझ लो कलाकारी हो जाती है सब में। मैं आपको ऐसा ऐसा एक बार डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाऊंगा। अभी तो आगे बढ़े। पे स्केल के बाद अपने आते हैं चार्जेबिलिटी में। तो सैलरी कैसे टैक्सेबल है, कैश बेसिस और ड्यू बेसिस या एक्चुअल बेसिस। तो हमारा लॉ बोलता है सैलरी इज टैक्सेबल ऑन कैश बेसिस और ड्यू बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर। तो जो भी पहले हो जाए, यदि आपको एडवांस में सैलरी मिल जाए तो टैक्सेबल है, और यदि आपको सैलरी ड्यू होती है परंतु मिली नहीं, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो वो भी टैक्सेबल। तो ड्यू सैलरी इज टैक्सेबल, एडवांस सैलरी इज आल्सो टैक्सेबल। लेकिन ये तो बोलने की बात ही नहीं ना, यदि एक बार एडवांस सैलरी बोल के टैक्स हो गई तो फिर बाद में जब वो ड्यू होगा तब टैक्सेबल नहीं होगा। आपने किया बेसिक, आपने किया पे स्केल, आपने किया चार्जेबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस तो आप डियरनेस पे बोलिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलाउंस बोलिए, इन्फ्लेशन अलाउंस बोलिए, सबका ट्रीटमेंट एक ही है, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। डियरनेस अलाउंस में कई बार एग्जाम में दे दिया जाता है इट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, और इट इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। ये फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट हो या ना हो, इट इज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल। डीए के बाद अपने आते हैं कमीशन में। कमीशन ऑन टर्नओवर हो या कमीशन ऑन प्रॉफिट हो या फिक्स कमीशन हो, किसी भी सूरत हाल में कमीशन इज फुल्ली टैक्सेबल। नेक्स्ट आता है बोनस। बोनस इज फुल्ली टैक्सेबल, लेकिन जैसा बता चुका हूं फिर से बताता हूं कि कॉन्ट्रेक्चुअल बोनस है तो टैक्सेबल एज बोनस, और वॉलंटरी बोनस है तो टैक्सेबल एज परक्विजिट। बोनस के बाद आते हैं फीस। फीस इज फुल्ली टैक्सेबल एज सैलरी। उसके बाद आता है एन्यूटी। यदि एम्प्लॉयर आपको एन्यूटी बोल के दे दे, एन्यूटी मतलब एनुअली एक अमाउंट, एनुअली एक अमाउंट दे देता है, तब भी वो सैलरी ही हेड में आएगा। ये सारी बातें क्लियर। अब अपने आते हैं सैलरी में अगले टॉपिक में जिसका नाम है रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट का पहला टॉपिक है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी को हम लोग दो पार्ट में नहीं तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ग्रेच्युटी इन कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस, ग्रेच्युटी ऑन डेथ एंड ग्रेच्युटी ऑन रिटायरमेंट। पहली बात, जब मैं यहाँ पे रिटायरमेंट बोलता हूँ ना, तो इसका ये मतलब मत निकालिएगा कि जब वो 58 ईयर्स की एज में रिटायर करेगा, ना ना ना। रिटायरमेंट मतलब जब कंपनी छोड़ा, रिटायर मतलब जब कंपनी छोड़ा। तो यदि आप 26 साल की उम्र में कंपनी छोड़ते हो ना, तो वो भी रिटायरमेंट ही माना जाएगा। अब आइए ट्रीटमेंट में। ग्रेच्युटी इन कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस इज फुल्ली टैक्सेबल। ध्यान दीजिएगा, भले ही आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्यों ना हो, जवाई राजा ही क्यों ना हो, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्यों ना हो, फिर भी ग्रेच्युटी इन कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस इज फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, नोटेड, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। ग्रेच्युटी ऑन डेथ, एम्प्लॉय के मरने के बाद उसके फैमिली मेंबर को ग्रेच्युटी मिले, तो भाई साहब दैट इज नॉन टैक्सेबल। तो इतनी अजीबोगरीब बात है कि एम्प्लॉय मर जाए और उसके बाद उसकी फैमिली को बॉस ग्रेच्युटी का पैसा देता है, लॉ बोलता है नॉन टैक्सेबल। लीव इनकैशमेंट का पैसा देता है, लॉ बोलता है नॉन टैक्सेबल। वही यदि पैसा पेंशन का दे देता है तो लॉ बोलता है टैक्सेबल, क्योंकि फैमिली पेंशन टैक्सेबल है। एक 25,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है न्यू रिजिम में, और उसके बाद बात ही टैक्सेबल है ना। नहीं, लॉजिक का क्या बात है, ये मैं आपको वापस से समझाता हूँ। नहीं, लॉजिक यदि रनिंग क्लास में पीछे देना तब तो फिर आपको रेगुलर क्लास में से पूछना था। यदि लमसम मिलता ना, ग्रेच्युटी लमसम मिलेगी, नॉन टैक्सेबल। ग्रेच्युटी तो लमसम मिलेगी। लीव इनकैशमेंट लमसम मिलेगा, नॉन टैक्सेबल। पेंशन भी यदि कम्यूटेड पेंशन मिले ना, लमसम पेंशन, तो नॉन टैक्सेबल, फैमिली को मिले तो। लेकिन यदि अनकम्यूटेड पेंशन मिलेगा तो दैट शैल बी ट्रीटेड एज बेसिक सैलरी एंड दैट विल बी टैक्सेबल। चलो हटाओ, हम लोग वापस से आ जाते हैं ग्रेच्युटी में। ग्रेच्युटी की बात करें तो ग्रेच्युटी यदि रिटायरमेंट में मिले तो हम लोग उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि आप एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और रिटायरमेंट में आपको ग्रेच्युटी मिला है,
जॉब छोड़ने पे आपको ग्रेच्युटी मिला है तो इट इज नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। लेकिन यदि आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और यदि आपको जॉब छोड़ने पे ग्रेच्युटी मिला है तो हम लोग पूछेंगे भाई साहब कौन हो, कवर्ड बाय पोगा या नॉट कवर्ड बाय पोगा, कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट और नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। यदि आप कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है तो मिनिमम ऑफ 3 शैल बी एक्सेप्टेड। एक्चुअल ग्रेच्युटी, स्टैट्यूटरी अमाउंट, स्टैट्यूटरी अमाउंट कितना था यार मैं तो भूल ही गया, शायद 20 लाख रुपया था। हाँ तो 20 लाख रुपए था स्टैट्यूटरी अमाउंट, और 15/26 into completed year of service into salary per month। ठीक है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा आने में। तो मिनिमम ऑफ द 3 एक्चुअल ग्रेच्युटी, स्टैट्यूटरी अमाउंट 20 लाख और 15/26 into completed year of service into salary per month। अब एक्चुअल ग्रेच्युटी में तो बात नहीं करना, स्टैट्यूटरी अमाउंट 20 लाख है जो फिक्स है कुछ बात नहीं करना, 15/26 into completed year of service में while computing completed year of service any fraction in excess of 6 months shall be taken as 1 year। तो यदि आप 22 साल 7 महीने काम किए तो हम बोलेंगे भैया ये तो 23 साल हो गया, और 22 साल 6 महीने काम किए तो हम लोग बोलेंगे भैया ये 22 साल। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पे सैलरी मतलब, यहाँ पे सैलरी मतलब बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस लास्ट ड्रॉ, बेसिक प्लस डीए लास्ट ड्रॉ। अब डीए में लॉ ने तो कुछ नहीं बोला कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट या नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट वाले लेते हैं और लास्ट ड्रॉ लेते हैं। बात क्लियर? 10-10 कवर्ड बाय पोगा के बाद हम लोग आते हैं 10-10 नॉट कवर्ड बाय पोगा। दोनों का सेक्शन एक ही है 10-10, क्लॉजेस में अंतर और क्लॉजेस मैंने आपको याद नहीं कराया। तो नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में क्या है, minimum of the 3 is accepted। Number 1 actual gratuity, number 2 statutory amount, यहाँ पे भी 20 लाख ही है, number 3 half into completed year of service into average salary per month। हाफ तो हाफ ही है, completed year of service में यहाँ पे चेंज किया आ गया कि any fraction of year shall be ignored। तो यदि आपने 20 साल 7 महीने काम किए फिर भी हम लोग 20 years ही लेंगे, because any fraction of year shall be ignored। यहाँ पे सैलरी मतलब, तो यहाँ पे सैलरी मतलब एवरेज सैलरी, एवरेज ऑफ व्हाट, एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ सैलरी प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। तो जिस मंथ में आप रिटायर किए उसको भूल जाइए, उसके पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी। यहाँ पे एवरेज सैलरी लेते समय बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर लेते हैं। वहां पे क्या ले रहे थे, बेसिक प्लस डीए, यहाँ पे क्या ले रहे, बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। ध्यान रखिएगा कमीशन एज ए फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। यदि जस्ट कमीशन दिया है तो फिर आपको अजम्पशन लेना पड़ेगा ये कमीशन ऑन टर्नओवर है कि कमीशन ऑन प्रॉफिट है, क्योंकि कमीशन ऑन प्रॉफिट है तो सैलरी की काउंटिंग में नहीं आएगा। लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। आगे बढ़े, यहाँ पे जो स्टैट्यूटरी अमाउंट है ना, कौन सा, नॉट कवर्ड बाय पोगा में, ये 20 लाख आपका लाइफ टाइम कोटा है। यदि आपने पहले कोई डिडक्शन सेक्शन 10-10 में ले लिया है तो फिर वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो सपोज आपने आज से 15 साल पहले तो जॉब छोड़ा था, वहां पे आपने 5 लाख का स्टैट्यूटरी डिडक्शन क्लेम किया था, तो अब जब आप जॉब छोड़ेंगे तो आपका स्टैट्यूटरी अमाउंट 20 लाख नहीं 15 लाख हो जाएगा। बात क्लियर? एक बार इसी बात को मुझे लगता है आप सभी को फिर से ध्यान से देख लेना चाहिए। एक बार ध्यान से देखिए, कॉपी पेन के साथ ध्यान से। पोगा नॉट पोगा, कवर्ड बाय पोगा नॉट कवर्ड बाय पोगा, दोनों का सेक्शन 10-10। यहां पे क्या है, यहां पे है एक्चुअल ग्रेच्युटी, स्टैट्यूटरी अमाउंट 20 लाख and 15/26 into completed year of service into salary। यहाँ पे भी सेम एक्चुअल अमाउंट, स्टैट्यूटरी अमाउंट 20 लाख, लेकिन यहाँ पे ये लाइफ टाइम कोटा है, यानी आपने पहले कोई डिडक्शंस ले लिया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे 15/26 की जगह हाफ इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू एवरेज सैलरी। यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में
6 मंथ से ऊपर होते ही 1 साल ले लेते हैं, और यहाँ पे फ्रैक्शन टू बी इग्नोर्ड, टू बी इग्नोर्ड। यहाँ पे सैलरी मतलब बेसिक प्लस डीए लास्ट ड्रॉ, जब आप रिटायर किए उस समय आपका बेसिक डीए क्या था। यहाँ पे सैलरी मतलब बेसिक डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर बीइंग लास्ट 10 मंथ्स एवरेज प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। यहाँ पे यदि आप सीजनल एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉय हो तो 15/26 की जगह 7/26 अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे हाफ का हाफ ही अप्लाई होगा। यदि यहाँ पे आप डेली रेटेड एम्प्लॉय हो, पीस रेटेड एम्प्लॉय हो, तो यहाँ पे लास्ट ऑन सैलरी की जगह लास्ट 3 मंथ्स एवरेज सैलरी होगा एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम, लेकिन यहाँ पे वो वही का वही रहेगा, क्या, लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। सारी बातें क्लियर, सारी बातें क्लियर। ग्रेचुटी के बाद अपने आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट Leave encashment is governed by section 1010A. 1010A नहीं, 1010AA. 1010AA deals with leave encashment. Leave encashment को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, leave encashment during continuation of service, leave encashment on retirement and leave encashment on death. पहली बात, leave encashment in continuation of service is fully taxable. यही रीजन है कि कोई भी बंदा लीव इनकैशमेंट इन कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस उठाता ही नहीं है, एंड दैट इज व्हाई लीव सैलरी बिकम्स द रिटायरमेंट बेनिफिट। लीव इनकैशमेंट इन केस ऑफ डेथ इज नॉन टैक्सेबल। अब लीव इनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट मिलता है तो मिनिमम ऑफ 4 शैल बी एग्जेम्प्टेड, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में फुल्ली एग्जेम्प्टेड। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में फुल्ली एग्जेम्प्टेड, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में मिनिमम ऑफ 4 इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 1010AA। क्या क्या? नंबर 1, एक्चुअल लीव इनकैशमेंट। नंबर 2, स्टैट्यूटरी अमाउंट 30 लाख या 25 लाख, कितना? स्टैट्यूटरी अमाउंट 25 लाख। एंड नंबर 3, 10 मंथ इनटू एवरेज सैलरी। एंड नंबर 4, 1 month maximum for each completed year of service minus leave availed into average salary. 4 वापस से बोलता हूँ, एक्चुअल लीव इनकैशमेंट, स्टैट्यूटरी अमाउंट 25 लाख। ये 25 लाख भी आपका लाइफ टाइम कोटा है। यदि आपने पहले कभी 1010AA में डिडक्शंस लिया है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 10 मंथ इनटू एवरेज सैलरी एंड 1 month maximum for each completed year of service minus leave availed into average salary. यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कैलकुलेट करते समय फ्रैक्शन इग्नोर करेंगे। यहाँ पे एवरेज सैलरी मतलब बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर बीइंग लास्ट 10 मंथ्स एवरेज प्रीसीडिंग द रिटायरमेंट। तो जैसे ही आप रिटायर करेंगे वहां से पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी लेंगे। तो यदि आपने 16 अक्टूबर को रिटायर किया तो अक्टूबर को आधा मंथ कंसीडर करते हुए फिर हम जाएंगे पीछे। यदि आप 15 अक्टूबर को भी रिटायर करेंगे तब भी वही अक्टूबर का आधा मंथ लेते हुए फिर हम पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी निकालेंगे। लेकिन यदि आप 11 अक्टूबर को रिटायर किए तो यहाँ पे 11/30 लूंगा, 11/30 अक्टूबर के लिए मैं फ्रैक्शन लूंगा 11/30, 11/30 मतलब 0.33 और वहां पे मैं 0.67 लूंगा। बात क्लियर? ठीक है। तो सर 16 में 16/30 क्यों नहीं किए? नहीं किए। 16 और 15 ये सब डेट को हम लोग एक ही मानेंगे, क्योंकि वहां पे लैंग्वेज क्या है, प्रीसीडिंग द रिटायरमेंट। तो 16 तारीख को रिटायर किया तो मैं ये नहीं पता थी 16 की सुबह को रिटायर किया थी 16 की रात को, तो हम लोग मान लिया 16 की सुबह को रिटायर किया। बात 16 की सुबह को रिटायर किया तो 15 दिन ही काम किया, और यदि 15 को रिटायर किया तो ये नहीं पता थी 15 की सुबह में आते रिटायरमेंट दिया थी 15 की रात में आते, तो हम लोग बोलेंगे ना ना 15 को काम करके फिर रिटायर किया, तो फिर हम 15 दिन की सैलरी ले लेते। तो 16 और 15 में तो कंफ्यूज मत होना, हाफ ले लेना। और यदि 7 वात आ जाए तो 1/4 3/4 ले लेना। लेकिन यदि 12 आ जाए 11 आ जाए जो आज तक नहीं आया, जैसे 25 तारीख को रिटायर किया
तो यहाँ पे 25/30, वहां पे 5/30। बात क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया सैलरी में क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना। फिर हम लोग आएंगे लीव इनकैशमेंट के बाद हम लोग आएंगे लीव इनकैशमेंट के बाद हम लोग आते हैं पेंशन में। पेंशन इज गवर्न बाय सेक्शन 1010A। पेंशन में हम लोग पेंशन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अनकम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड पेंशन। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। पेंशन में हम लोग पेंशन को डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। पेन चलाऊंगा तो स्पीड थोड़ी धीरे रहेगी। सेक्शन क्या है? 1010A। ये हो गया अनकम्यूटेड पेंशन और ये हो गया कम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन इज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। कम्यूटेड पेंशन हुआ तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो आप बोलेंगे भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो जाओ जवाई राजा एग्जेम्प्टेड, और यदि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फिर हम पूछेंगे पेंशन कब मिला, डेथ पे या ऐसे ही, डेथ पे या अदरवाइज या रिटायरमेंट। डेथ में मिला तो नॉन टैक्सेबल, ठीक है। कम्यूटेड पेंशन डेथ में मिला तो नॉन टैक्सेबल, अदरवाइज मिला तो फिर हम पूछेंगे क्या बात है भाई, ग्रेच्युटी रिसीव करते हो या नहीं करते हो। यदि आप ग्रेच्युटी रिसीव करते हो तो 1/3 ऑफ टोटल पेंशन फंड इज एग्जेम्प्टेड, इज एग्जेम्प्टेड। टू बी नोटेड, ये जरूरी नहीं है कि आप कवर्ड बाय पोगा हो कि नॉट कवर्ड बाय पोगा। सिर्फ ये जरूरी है कि आपको ग्रेच्युटी मिल रहा है तो 1/3 इज एग्जेम्प्टेड एंड नॉट रिसीविंग ग्रेच्युटी, तो ये तो यार बड़ी बुरी बात हो गई कि आपको ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है। छी 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 छी। तो लॉ दया करके आपको ज्यादा एग्जम्पशंस दे रहा है, हाफ ऑफ टोटल पेंशन इज एग्जेम्प्टेड। तो आपको जितना पेंशन मिलना चाहिए टोटल पेंशन का हाफ विल बी एग्जेम्प्टेड। आई होप क्लियर। पेंशन के बाद हम लोग आते हैं अगले सेक्शन में। अगले सेक्शन का नाम है रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, सेक्शन 1010P। यदि आपको रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन मिलता है तो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्टेड। नंबर 1 HLRC, नंबर 2 स्टैट्यूटरी अमाउंट 5 लाख, और तीसरा अमाउंट एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इन तीनों में से जो लोएस्ट है दैट विल बी एग्जेम्प्टेड। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का अमाउंट कैसे निकालेंगे ये आपको जानने की दरकार नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का अमाउंट दिया रहेगा। इन केस नहीं दिया रहे तो ध्यान रखिएगा 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू सैलरी पर मंथ, यानी सेम एज ग्रेजुटी, ठीक है। यदि आपको वीआरसी का अमाउंट मिलता है तो भैया वो सेक्शन 1010C से गवर्न है। सेक्शन 1010C क्या कहता है कि वीआरसी का अमाउंट इज एग्जेम्प्टेड टू द मिनिमम ऑफ फॉलोइंग एक्चुअल वीआरसी और स्टैट्यूटरी अमाउंट 5 लाख, बस और कोई लोचा ही नहीं है इसमें। इन दोनों में से जो लोएस्ट है उतना एग्जेम्प्टेड। तो यदि आपको 7 लाख का वीआरसी मिल रहा है तो 5 लाख एग्जेम्प्टेड, 2 लाख टैक्स। 12 लाख की वीआरसी मिल रही है तो 5 लाख एग्जेम्प्टेड, 7 लाख टैक्स। 3 लाख की वीआरसी मिल रही है तो एग्जेम्प्टेड। यही तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी हुआ। लेकिन यहाँ पे एक लोचा है, 1010C का डिडक्शंस लेने के लिए आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी। नंबर 1, employer must be specified employer. Employer must be specified employer, that is other than individual HUF, firm, AOP, BOI। इनको छोड़ के आपका एम्प्लॉयर कोई और होना चाहिए। यदि आपका एम्प्लॉयर पार्टनरशिप फर्म है तो आपको वीआरसी फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। तो सपोज आप अपने एक पार्टनरशिप फर्म के एम्प्लॉय हो तो फिर आपको जितना भी वीआरसी मिल जाए फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा।
क्योंकि फर्म के एम्प्लॉय को 1010C का डिडक्शंस मिलता ही नहीं है। बात क्लियर? उसके बाद गाइडलाइंस दी हुई है सीबीडीटी की, और वो गाइडलाइंस फुलफिल होनी चाहिए। कौन कौन सी गाइडलाइंस? 5 गाइडलाइंस है। द स्कीम, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, must be applicable to all employee who has either attained the age of 40 or completed 10 years of service. Number 2, employee must not be appointed in sister concern. The object of the VRS is to reduce number of workers. The retired employee is not appointed in sister concern. Vacancy clause cannot be filled up, and the compensation amount cannot exceed 3 months average salary और रिमेनिंग टेन्योर सैलरी। व्हाट इज रिमेनिंग टेन्योर सैलरी? तो सपोज अभी आपकी एज 53 इयर्स हो रही है और 58 में कंपनी का नॉर्मल रिटायरमेंट है, तो 53 के तो भाई साहब आप हो ही रहे, 58 से ज्यादा आप टिकोगे नहीं कंपनी में, तो 5 साल ही हो जाए आपका रिमेनिंग टेन्योर सैलरी। तो कॉम्पेंसेशन इस रिमेनिंग टेन्योर सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उधर क्या बताया हुआ है? 3 मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, विच एवर इज लोअर, उससे ज्यादा आपका कॉम्पेंसेशन नहीं होना चाहिए। इन केस यदि आपका कॉम्पेंसेशन उससे ज्यादा हो गया तो भाई साहब 1010C का डिडक्शंस नहीं मिलेगा। डिडक्शंस हम 5 लाख का ही देते हैं, वो भी नहीं देंगे यदि आपका कॉम्पेंसेशन 3 मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस से ज्यादा हो गया तो 1010C इस सेंस में बड़ा ही ध्यान रखना। ओके, आगे बढ़ते। रिटायरमेंट बेनिफिट में आपको ये 5 पॉइंट ही बस ध्यान रखने थे। कौन कौन से 5 पॉइंट? ग्रेच्युटी, लिव इनकैशमेंट, पेंशन, आरसी, वीआरसी। अब मैं पहले आपको इन 5 के सेक्शन याद करा देता हूं। क्या याद करा देता हूं? सेक्शन याद करा देता हूं। आइए देखिए भैया, 10-10 घर करो, इतने पैसे कमाओ, ये हमारी बालाजी टेलीविजन ने सिखाया। 10-10 घर। उसके बाद बालाजी टेलीविजन ने सिखाया 10-10 अच्छी पत्नियां। बालाजी टेलीविजन जानते हो? कहानी, घर घर की, कुमकुम, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, हाँ, पता नहीं कैसे कैसे नाम थे। 10-10 हम जब तुम्हारी एज से थे ना, तब ये सब सीरियल चलते थे, और उस समय 2 रूम के छोटे छोटे फ्लैट होते थे। तुम्हारी तरह आलिशान बंगलों में हम लोग रहे नहीं है। तो मम्मी हॉल में टीवी देखती है और हम लोग को पानी पीने जाना है तो हॉल से होके जाना है, और तब वो सीरियल के दर्शन हो जाते। दर्शन होते तो इतना आलिशान आलिशान घर, तो सपने बनाते यार बड़े होके पैसे कमाएंगे तो ऐसे 10-10 घर लेंगे। फिर दिखाता मेहर की 3-3 शादियां हो रही है, 4-4 शादियां हो रही है, तो एक मासूम दिमाग में ये भी आ जाता कई बार, यार जब इसकी 3 हो रही है तो अपनी तो 10-10 हो जाएगी। तो 10-10 पत्नियां, हाँ, और मेहर की पत्नियां देखा एक से बढ़ के तुलसी तुलसी कितनी स्मार्ट लेडीज, तो अपने को लगा 10-10 अच्छी पत्नियां, हमने इमेजिनेशन किया। फिर देखा कि मेहर की तो शादी भी हो गई और इतनी सारी गर्लफ्रेंड भी चल रही उसकी। तो ये सब बालाजी टेलीविजन ने कल्चर दिया इंडिया वालों को। हाँ, धन्य है, धन्य हमारी बालाजी टेलीविजन। तो 10-10 ए और अच्छी लड़कियां, ऐसा ड्रीम बनाया है बालाजी टेलीविजन ने, ये दिया है बालाजी टेलीविजन ने, ये सब सपने दिखाए लोगों को। तो भैया ये तुम याद रख लेना, 10-10 घर, 10-10 अच्छी पत्नियां और 10-10 और अच्छी लड़कियां। अब ये फालतू बातों को हटाओ और काम की बातों में आओ। 10-10 घर, घर मतलब जी मतलब ग्रेच्युटी, 10-10 अच्छी पत्नियां, पी मतलब पेंशन, एंड 10-10 और अच्छी लड़कियां, एल मतलब लिव इन कैश। ठीक है, याद हुआ? अब 10-10 की सीरीज चली रही है तो एक बार 10-10 और लिखो, एक बार 10-10 और लिखो। अब इन 10-10 में है आरसी और वीआरसी। यहाँ पे बी लिखना है, यहाँ पे सी लिखना है। बी मतलब भाग, यहाँ से एम्प्लॉय को भगाया जा रहा है तो रिट्रेंच किया जा रहा है, तो रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन। और यहाँ पे एम्प्लॉय को इज्जत से विदा किया जा रहा है, चालो 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 कॉम्पेंसेशन मिलेगा चालो, तो 10-10C चालो। ठीक है, 5 सेक्शन याद करा दिया। 10-10 ग्रेच्युटी, 10-10 ए पेंशन, 10-10 AA लिव इनकैशमेंट, 10-10B आरसी, 10-10C बीआरसी। अंगूठे तो कोई ऐसे नहीं दिखा रहा है जिस लगता है सब याद ही था, अब तो फालतू के बोल रहे हैं यहाँ पे। मुझे नहीं पता तुम्हें कितना याद था। ओके, रिटायरमेंट बेनिफिट के बाद हम लोग आते हैं एक टॉपिक में। टॉपिक का नाम है अलाउंसेज। ठीक है, एक टॉपिक तुम्हारे भरोसे छोड़ दिया, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी।
पढ़ना, कल अपने साथ में रिवाइंड करेंगे। अभी आप गए अपने कौन से टॉपिक में? अलाउंसेस टॉपिक में। अलाउंसेस टॉपिक 10-13 ए में है हाउस रेंट अलाउंस एंड 10-14 में है बात बाकी अलाउंस। वैसे मैं क्लॉजेस याद कराने के बिलीव में नहीं हूँ, लेकिन अलाउंसेस जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में सिर्फ 3 ही सेक्शन है, इसलिए क्लॉजेस भी पकड़ लिया। 10-14-1 में भी अलाउंसेस है, 6 अलाउंसेस है, और 10-14-2 में भी अलाउंसेस है, बहुत सारे अलाउंसेस है। आओ अलाउंसेस टॉपिक को वापस उठाते हैं। अलाउंसेस टॉपिक को हम लोग डिवाइड करते हैं कई सारे पार्ट में। पहला पार्ट जनरल अलाउंस, इसमें लोग बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, याद ही है तुम्हें, फुल्ली टैक्सेबल। उसके बाद हम लोग लेते हैं एचआरए। एचआरए में हाउस रेंट अलाउंस में 10-13 ए में मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेप्टेड। एक है एक्चुअल एचआरए, एक है 40% और 50% ऑफ सैलरी, और एक है रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। एक्चुअल एचआरए 40% और 50% ऑफ सैलरी, और रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। 40% in case of non-metropolitan city and 50% in case of metropolitan city। जब हम लोग बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी तो कुछ मासूम बच्चे ऐसे सोच लेते हैं कि जहां मेट्रो रेलवे चलती है दैट इज मेट्रोपॉलिटन सिटी। हे भाई साहब, नहीं, इट इज ओनली मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड दिल्ली। ये चार ही हमारे जो शहर है इस पे 50% अप्लाई होगा, और बात ये सारे शहर में हम लोग अप्लाई करेंगे 40%। बात क्लियर? सैलरी यहाँ पे मतलब बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर, बीसीडी। एबीसीडी का ए हटाओ, बीसीडी। बी मतलब बेसिक, सी मतलब कमीशन ऑन टर्नओवर, डी मतलब डियरनेस अलाउंस। तो ये तीन ही लेना है, ठीक है। यहाँ पे रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पे करना जरूरी है, भले आप अपने पापा को पे करो, भले आप अपनी वाइफ को रेंट पे करो, सब चलेगा, परंतु आपको रेंट पे करना है, ठीक है। रेंट रिसीट चाहिए उनको, और कुछ नहीं चाहिए। भले आप अपने फादर से या फादर इन लॉ से रेंट रिसीट ले लीजिए और आराम से दिखा दीजिए कि मैंने रेंट दिया। ऑब्वियसली आपको एचआरए का डिडक्शंस मिल जाएगा, और आपके फादर के हाथ में जीए डिडक्शन मिल जाएगा, इनकम टैक्स। आगे बात करें, यदि आप एक से ज्यादा एम्प्लॉयर से एचआरए ले लो तो सारे एम्प्लॉयर का एचआरए मर्ज हो जाएगा, और उसके बाद रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी का जो भी डिडक्शंस मिलता है वो आपको डिडक्शंस मिलेगा। यदि आप एक से ज्यादा एम्प्लॉयर से एचआरए ले लो, ऐसा सपोज आप एम्प्लॉयर ए और एम्प्लॉयर बी में थे, यहाँ से आपको बेसिक मिल रहा है 1 लाख, यहाँ से मिल रहा है 1 लाख, यहाँ से आपको डीए मिल रहा है 50,000, यहाँ से आपको डीए, यहाँ से आपको एचआरए मिल रहा है 50,000। तो जब इस एचआरए का कैलकुलेशन करेंगे ना, तो यहाँ पे सैलरी मालूम कितना लेंगे? यहाँ पे सैलरी लेंगे 2.1, यानी सारे एम्प्लॉयर की सैलरी कम है। इसको वॉइस का इशू जा रहा है, प्लीज लाउडली बोलो। Apart from Kiran, anyone else who is having the voice issue? What kind of voice issue? Tell me. सर वॉइस क्रैक हो रहा है आपका। बोले जा रहे हैं, आप बोल रहे क्रैक हो। इसमें मेरी गलती नहीं है, इंटरनेट का इशू है। इट्स नॉट माई सिस्टम फॉल्ट, क्योंकि रनिंग सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं आती। सर अभी ठीक। झूठी सच्ची बता, अभी ठीक आ रहा है? हाँ सर अभी ठीक है। अच्छा अच्छा, आगे बात करें। तो एचआरए में यदि आपको एचआरए 1 जुलाई से मिला है, तो ध्यान रखिएगा जब से आपको एचआरए मिला है तभी से इसका कैलकुलेशन भी होगा। तो यहाँ पे हम लोग 9 महीने की ही सैलरी लेंगे, बिकॉज आपको एचआरए भी 9 मंथ्स ले मिला है।
ठीक है, 9 महीने की सैलरी लेंगे, 9 महीने का ही रेंट लेंगे, बात क्लियर। यदि आप रहते हो कैलकाटा में और जॉब करते हो हावड़ा में, तो जॉब आपका हावड़ा में है यानी नॉन मेट्रो में, और रहते हो आप कैलकाटा में, तो यहाँ पे 50% लेना चाहिए कि 40% लेना चाहिए? तो लॉ बोलता है जहां पे आप रहते हो दैट इज इंपॉर्टेंट, कहां पे जॉब कर रहे हो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। वेयर आर यू पेइंग रेंट? इफ यू आर पेइंग रेंट इन कोलकाता देन 50%, इफ यू आर पेइंग रेंट इन हावड़ा देन 40%। तो भैया रेंट तो मैं कैलकाटा में देता हूँ, तो इट शैल बी 50%। बात सबको क्लियर? बात सबको क्लियर? यदि आपका साल के बीच में सैलरी चेंज हो जाए, या साल के बीच में आपका रेंट चेंज हो जाए, या साल के बीच में आपका डियरनेस अलावेंस एसेट्रा ये सब चेंज हो जाए, या साल के बीच में आपका शहर चेंज हो जाए, आप 6 महीना कैलकाटा में थे, 6 महीना दिल्ली में, 6 महीना आप हावड़ा में आ गए, तो लॉ ये बोलता है फिर ऐसे में मंथ वाइज एचआरए का कैलकुलेशन होगा। मतलब जब तक आप 6 महीना कैलकाटा में थे तो 50% के हिसाब से 6 महीने का कैलकुलेशन होगा, जब आप हावड़ा में आ गए तो 40% के हिसाब से 6 महीने का हावड़ा में आएगा। इस तरीके से हम लोग इसको इंस्टॉलमेंट्स में कैलकुलेशन करेंगे। यदि साल के बीच में आपका रेंट पेमेंट चेंज हो जाए, या आप पहले 30,000 रुपया रेंट दे रहे थे, अचानक आपने लैंडलॉर्ड ने आपका रेंट बढ़ा दिया 50,000, या आपने फ्लैट चेंज कर लिया, स्टैंडर्ड हाई हो गया, अब आप 50,000 रुपया रेंट दे रहे हो, तो फिर से वही होगा, आपका जब तक 30,000 का रेंट था उसका कैलकुलेशन अलग होगा, और जब आपका 50,000 रेंट हो गया तब से आपका कैलकुलेशन अलग होगा। मतलब सैलरी में, रेंट में, सिटी में कोई भी चेंज आते ही एचआरए फिर अलग अलग निकालना ही एडवाइजेबल है। आगे बढ़ते हैं। एचआरए के बाद हम लोग आते हैं अदले अलावेंस में। अदले अलावेंस का नाम है एंटरटेनमेंट अलावेंस। टू बी नोटेड, एंटरटेनमेंट अलावेंस यहां पे तो फुल्ली टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्स, लेकिन नीचे में जाते, नीचे मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन से नीचे में जाते हैं, सेक्शन 16 में जाते हैं। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको एंटरटेनमेंट अलावेंस लिए एक छोटा सा डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 16। क्या डिडक्शन मिलता है? मिनिमम ऑफ 3 एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलावेंस ₹5,000 पर एनम। पहली बात सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, और दूसरा मिलता कितना तुच्छा सा 5,000 रुपया साल का, छोटा सा 5,000 रुपया साल का। तो एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलावेंस 5,000 पर एनम और 20% ऑफ बेसिक सैलरी। तो भाई साहब 5,000 ही सबसे लोएस्ट होने वाला है, क्यों फालतू मददमारी करते हो? तो 5,000 रुपया भी याद रख लो तो चलेगा। ई से एंटरटेनमेंट अलावेंस और ई से 5,000 रुपया। सर ई से 5,000 रुपया कैसे हुआ? अरे भाई साहब कैसे बताया आपको, ई फिफ्थ लेटर है, इतना आपको नहीं पता। तो ई जब फिफ्थ लेटर है तो 5,000 रुपया याद नहीं होगा, और तुच्छा सा अमाउंट जैसे मैंने बोला तो तुम्हें याद नहीं रहेगा कि यहाँ 5,000 रुपया साल का था। ये तुच्छा जैसा वर्ड हम लोग क्यों यूज करेंगे? ताकि स्टूडेंट्स को याद रहे 5,000 रुपया साल का। तो ई 5,000 रुपया याद दिलाएगा, तुच्छा सा वर्ड आपको याद दिलाएगा 5,000 रुपया साल का। तो याद हो गया, और आप कुछ याद ही मत करिए। हाँ इतना ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। और ध्यान रखिएगा बस ये इस साल याद करना है, 26-27 जो असेसमेंट ईयर आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, तो नया इनकम टैक्स लॉ आ रहा है ना, उसमें एंटरटेनमेंट अलावेंस का प्रोविजन ही हटा दिया, फुल्ली टैक्सेबल कर दिया। खैर आपके एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिनिमम ऑफ द 3 का डिडक्शंस मिलेगा। एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलावेंस 20% ऑफ बेसिक सैलरी और 5,000 पर एनम। तो भाई साहब मैंने आपको जनरल अलावेंस पूरा याद करा दिया। कौन कौन से याद कराए? डियरनेस अलावेंस, एचआरए 1013 है, और एंटरटेनमेंट अलावेंस सेक्शन 16। ओके, अब आइए 1014(1) में। 1014(1) में 6 अलावेंसेज है, और 6 अलावेंसेज का ट्रीटमेंट एक जैसा है। ठीक है, 6 तुम्हें नजर आ रहा है? पहले बताओ 6 तुम्हें नजर आ रहा है? ध्यान से देखो, अरे ऐसे देखो, ध्यान से देखो, 6 नजर आ रहा है? सब फटाफट बताओ हाँ नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है? चलो नजर आ रहा है। तो 6 अलावेंसेज है जिसका ट्रीटमेंट एक ही है, ये 1, ये 4, 5 और ये 6, इनका ट्रीटमेंट एक ही है। 6 अलावेंसेज से नाम बता रहा हूं। आई एम अ प्रोफेशनल, I need assistance, I daily wear my uniform
यूज कन्वेंस एंड गो फॉर अ ट्रेवल। तो कौन कौन से अलावेंस होते हैं? ट्रेवल अलावेंस, कन्वेंस अलावेंस, यूनिफॉर्म अलावेंस, डेली अलावेंस, असिस्टेंस अलावेंस। असिस्टेंस अलावेंस को आप ऑफिस हेल्प अलावेंस भी बोल सकते हो। ऑफिस हेल्प मतलब असिस्टेंट अलावेंस या ऑफिस हेल्प अलावेंस। प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलावेंस, तो याद रहेगा 6 नाम। आई एम अ प्रोफेशनल, आई नीड असिस्टेंस, आई डेली वेयर माई यूनिफॉर्म, यूज कन्वेंस एंड गो फॉर अ ट्रैवल। इन 6 अलावेंसेस का ट्रीटमेंट एक ही है, जितना भी इन पे खर्च करोगे उतना एग्जाम्प्टेड, जो तो खर्चा तो एग्जाम्प्टेड, वॉट एवर अमाउंट यू स्पेंड दैट शैल बी अलाउड एज डिडक्शंस। ठीक है, अब अपने आते हैं अदले में। अदले का नाम है 10, 14, 2। इसमें हम लोग 7 अलावेंस की बात करेंगे। यहाँ पे 7 नजर आ रहा है तुम्हें? 1, 4, 5, 2, 7। तो यहाँ पे मैं तुम्हें 7 अलावेंस के बारे में बताऊंगा। कौन कौन से 7 अलावेंस है भैया? तुम्हारे फेवरेट है, बताइए बताइए। चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलावेंस, ट्रक ड्राइवर अलावेंस, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, और 3 ऐसे अलावेंस है जो कई बच्चों ने नाम भी नहीं सुना है। वन इज हिली एरिया अलावेंस, अनदर इज बॉर्डर एरिया अलावेंस, अनदर इज ट्राइबल एरिया अलावेंस। इन 7 अलावेंसेज में जितना खर्चा होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लॉ ने इन सभी के लिए एक स्टैट्यूटरी अमाउंट बताया है, और जितना लॉ ने अमाउंट बताया बस उतना ही डिडक्शंस मिलेगा। जैसे लॉ ने चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस ले बताया 100 पर मंथ पर चाइल्ड टू द मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई पे भले 4,000 रुपया खर्चा हो रहा है, 4 लाख रुपया खर्चा हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। हम डिडक्शंस देंगे 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड। तो एक बच्चा है तो 100 रुपया डिडक्शंस, 2 बच्चा है तो 200 रुपया पर मंथ डिडक्शंस, 3 बच्चा है तो 200 रुपया पर मंथ डिडक्शंस, 17 बच्चे हैं तो 200 रुपया पर मंथ डिडक्शंस। बात खत्म। ठीक है। चिल्ड्रन हॉस्टल अलावेंस में 300 पर मंथ पर चाइल्ड, तो आपको डिडक्शंस बस 300 रुपया पर मंथ ही मिल रहा है। एक बच्चा है तो 300 रुपया पर मंथ, 2 बच्चा है तो 600 रुपया पर मंथ, 3 बच्चा है तो 600 रुपया पर मंथ, और 17 बच्चे हैं तब भी 600 रुपया पर मंथ। ठीक है। ट्रक ड्राइवर अलावेंस, ट्रक ड्राइवर अलावेंस में आपको डिडक्शंस मिलेगा 70% ऑफ अलावेंस और 10,000 पर मंथ, whichever is lower। 70% ऑफ अलावेंस और 10,000 पर मंथ, whichever is lower। इतने का आपको डिडक्शंस मिलेगा। ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलावेंस आपको डिडक्शंस नहीं मिलेगा, क्योंकि द डिडक्शन इज कन्फाइंड टू हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय। हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय का घर से ऑफिस आना और ऑफिस से घर आने के जर्नी के लिए उसको एक खर्चे का अलावेंस मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, और ये मिलता है 3200 रुपये पर मंथ बस। ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलावेंस देखो भैया, वैसे तो बहुत ही सेंटिमेंटल इशू है, हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को हम लोग डिडक्शंस दे रहे हैं, लेकिन याद कराना टीचर का धर्म है, और इस धर्म के लिए टीचर कई बार गलत काम भी कर देता है। तो हैंडीकैप किसे कहते हैं? हैंडीकैप उसे कहते हैं जिसका कोई पार्ट डिफेक्टिव है, जैसे या तो उसका पाँव टूटा हुआ है, ऐसे अपने इमेजिन करें, ये हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय है। तो भाई साहब ये देखने में क्या नजर आ रहा है? सर डेड नजर आ रहा है। डेड नजर आ रहा है? हाँ, नहीं, स्माइल की तो कोई बात ही नहीं इसमें। डेड नजर आ रहा है, तो इस डेट को आप ऐसे कर लीजिए, 32 में देखिए आपको डेट नजर आएगा। ठीक है। आई एम रियली सॉरी जिनको सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है, मेरा भी हर्ट हो रहा है, लेकिन याद कराने के लिए तो सब करना ही पड़ेगा ना। मेरा एग्जाम में बच्चा 3600 रुपये लिख के आ जाएगा तो मैं तो बहुत हर्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसलिए बस आपको एक कोड याद करा दिया ऐसे कि भैया डेढ़ याद हो गया, 3/2 यानी 3200। ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट अलावेंस में 3200 का आपको डिडक्शंस मिल जाएगा। फिक्स है सर? ये एकदम फिक्स है। अलावेंस या 3200 पर मंथ, व्हिचएवर इज लोअर। चलो आगे बढ़े। हिली एरिया अलावेंस, हिली एरिया अलावेंस मतलब पहाड़ी एरिया। पहाड़ी एरिया में तुम कभी गए नहीं हो, मैं गया हूँ। वहां पे एक पहाड़ होता है, ऊपर एक पहाड़ होता है, बाजू में पहाड़ होता है, आजू में पहाड़ होता है। इक्वल टू 800 रुपया पर मंथ का डिडक्शन मिलेगा। बॉर्डर एरिया अलावेंस में आपको बस बी लिखना आना चाहिए, आपको याद हो जाएगा। बी नजर आ रहा है?
ये भी नजर आ रहा है कि 1300 नजर आ रहा है, तो जो भी नजर आ रहा है आप देख लीजिए 1300 पर मंथ का डिडक्शन मिल जाएगा। ट्राइबल एरिया अलाउंस, तो टी फॉर ट्राइबल और टी फॉर 200, तो 200 पर मंथ का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। जितना यहाँ पे बोला हुआ है ना, बस उतना ही डिडक्शन मिलेगा। आपके खर्चे कितने हो रहे हैं उससे मतलब नहीं है। तो एक बार वापस से बता दीजिए, एजुकेशन अलाउंस में 2 बच्चों का 100 रुपया, हॉस्टल का 300 रुपया पर मंथ इंटू 2 बच्चे, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस का 3200 रुपया पर मंथ। ट्रक ड्राइवर अलाउंस, ट्रक ड्राइवर अलाउंस में आप इसको ट्रक ड्राइवर मत समझिएगा, किसी भी कन्वेंस के साथ ट्रेवल करने वाले एम्प्लॉय को जो अलाउंस मिलता है दैट इज कॉल्ड ट्रक ड्राइवर अलाउंस, और डिडक्शंस मिलेगा 10,000 रुपया पर मंथ, 70% ऑफ अलाउंस और 10,000 रुपया पर मंथ। ठीक है, ओके। हिली एरिया में 800 पर मंथ, बॉर्डर एरिया में 1300 पर मंथ और ट्राइबल में 200 पर मंथ। इसके बाद एक कैटेगरी है एग्जेम्प्टेड अलाउंस, और मैं तुम्हें सच्ची बताऊं इसमें कोई अलाउंस नहीं है। एग्जेम्प्टेड अलाउंस चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, एग्जेम्प्टेड अलाउंस बोल के कुछ होता ही नहीं है। खाली एक बंदा है जिसको अलाउंस एग्जेम्प्ट होते हैं, वो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वर्किंग आउटसाइड इंडिया एंड बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और इंडिया के बाहर काम करता है, ऐसे एम्प्लॉय का सेक्शन 10(7) में सारे अलाउंस, सारे परक्विजिट एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। ठीक है, 10(7) में। इसके बाद एक कैटेगरी है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। तो भाई साहब इसमें सारे नाम डाल दीजिएगा, जो बचे कुछ अलाउंस के नाम आपने सुने हैं वो सब यहाँ डाल दीजिएगा, जैसे मेडिकल अलाउंस, जैसे टेलीफोन अलाउंस, जैसे सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, ये सारे के सारे अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। ठीक है, जो अलाउंस का आपने नाम नहीं सुना सबके सब फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। एक चीज और नोटेबल है कि कोई भी अलाउंस यदि आप ऑफिस पर्पस में यूज कर लेते हो, तो जितना अमाउंट आपने ऑफिस के लिए यूज किया उतना आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। एक और खास बात है कि अलाउंसेस में नाम नहीं देते, पर्पस देते हैं। तो हाउस रेंट अलाउंस बोले या होम रेंट अलाउंस बोले या फ्लैट रेंट अलाउंस बोले या रेसिडेंस रेंट अलाउंस बोले, सबका मतलब एक ही है, हाउस रेंट अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बोले या चिल्ड्रन ट्यूशन अलाउंस बोले, मतलब एक ही है। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस बोले या चिल्ड्रन केयर टेकिंग अलाउंस बोले, एक ही है। ठीक है, इन सब सारी बातों का आप ध्यान रख के रख लीजिए। नेक्स्ट क्लास यानी कल हम लोग परक्विजिट के लिए मिलेंगे। कल की टाइमिंग के लिए एक बार आप व्हाट्सएप में चेक करना, वैसे हम तो रिमाइंडर आपको देंगे। ठीक है, आज लेकिन तुम लोग के अंगूठे नहीं उठे, इस बात की खुशी हुई कि मुझे ये मालूम पड़ा कि तुम्हें ऑलमोस्ट सैलरी याद था। राइट, ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।